Hello students, welcome back to the channel आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 14 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन एग्जाम लेने वाले आपके 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट बाजाराचे प्रकार। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर से रिलेटेड 10 मिनट्स में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद हम एग्जाम सीरीज स्टार्ट करेंगे, आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा। आपसे बस ये एक्सपेक्टेड है पूरा का पूरा कंसंट्रेशन कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। और सेकंड एक्सपेक्टेशन आपसे ये कि अगर आप मराठी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, चैप्टर नंबर 5 की बुक ओपन करके रखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं एग्जाम्पल देते जाऊँगा और आपको बस फाइंड आउट करना है कि इस जो पॉइंट है इसका एग्जाम्पल सर ने क्या दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन सर ने क्या दिया है, थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, पूरी की पूरी चैप्टर की शॉर्ट समरी पहले 10 मिनट में बता दूंगा और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में आएंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, इससे रिलेटेड हम डिस्कशंस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखिए ये जो चैप्टर का नाम दिया है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों का परचेज सेल्स करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है बाजार का मीन क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, अगर इस साइंस के स्टूडेंट से पूछो तो वो सीधा सीधा क्या बोलेगा, बाजार मतलब जहाँ पे सब लोग अपने अपने दुकानें या अपनी अपनी वस्तु चीज़ें बेच देते हैं। लेकिन अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पूछोगे बाजार का मतलब क्या है, तो वो आपको बोलेगा या इधर आजा बैठ जा, दोनों मिलकर 1 घंटा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि बाजार के डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट कैटेगरीज कौन से होते हैं, किस मार्केट को क्या बोलता है, किस सेक्शन को क्या नाम दिया है, ये उन स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। तो अगर आपसे एक स्मार्ट कॉमर्स स्टूडेंट बनना चाहते हो, डे टू डे लाइफ में ये चैप्टर सीखने के बाद डे टू डे लाइफ में अगर आप मार्केट से गुजरोगे तो आपको पता चलेगा यार ये जो बिजनेस है ये इस कैटेगरी में आता है, ये जो इंसान ये प्रोडक्ट बेच रहा है इस कैटेगरी में आता है। आप कैटेगराइज करना सीख जाओगे। कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट एक स्मार्ट कॉमर्स स्टूडेंट तभी बनता है जब वो अपने अराउंड की चीज़ें, मार्केट की चीज़ें अपने सिलेबस या स्टडी से कंपेयर करने लगेगा। एक क्विक एग्जांपल देता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट अगर आप टीवी पे एडवर्टाइज लगती है तो बहुत सारे ऐसे कमर्शियल्स और ब्रांड्स होते हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आप देखते हो। लेकिन एक स्मार्ट कॉमर्स स्टूडेंट्स क्या करेगा, हर बार कभी भी अगर किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन टीवी पे दिखा रहा है तो वो टीवी पे जो हीरोइन होती है उसको नहीं देखेगा, वो उस प्रोडक्ट की कीमत देखेगा। जितना आप प्रोडक्ट की कीमत देखते चले जाओगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। अरे यार ये जो मॉर्टिन है इसकी कीमत इतना दिखा रहा है, ऑल आउट है इसकी कीमत इतना दिखा रहा है। चुप एडवर्टाइजमेंट लड़कियां मत देखो या हीरो को मत देखो, प्रोडक्ट की कीमत देखो। जैसे जैसे आप छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस करते जाओगे वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा। एंड आई चैलेंज यू, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका जो अराउंड जो मार्केट है वो आप उस मार्केट को कैटेगराइज करना सीख जाओगे। यार अच्छा सर ने कहा था कि ये मार्केट इस कैटेगरी में आता है, ये मार्केट इस कैटेगरी में आता है, तो ठीक है। सो अच्छे से फोकस कीजिए। आपके पापा का बिजनेस या आपके फादर का या आपके ब्रदर का जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में आता है ये आपको फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ वीडियो, तो ठीक है। आपके बुक में जो एक डायग्राम दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट बाजाराचे वर्गीकरण, उसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइडेशन किया है। सबसे फर्स्ट है प्लेस से रिलेटेड, सेकंड टाइम से रिलेटेड और नेक्स्ट है कंपटीशन से रिलेटेड। मतलब मार्केट में जितने भी दुकान होते हैं या जितने भी मार्केट होता है वो 3 चीज़ों से कैटेगराइज करा जाता है। एट द एंड रिजल्ट्स तो वही मिलेगा लेकिन कैटेगराइज उन्होंने 3 सेक्शन में किया है। सबसे फर्स्ट सेक्शन दिया है उन्होंने प्लेस, स्थल। अब उसमें फर्स्ट क्या दिया है, लोकल। लोकल मतलब स्थानिक मार्केट। स्थानिक मार्केट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन उस जगह पे हो रही है और उसका सेल भी वहीं पे हो रहा है तो उसे हम लोकल मार्केट कहते हैं, स्थानिक मार्केट। बहुत ईजी है। नेक्स्ट दिया है नेशनल मार्केट। अगर कोई भी चीज़ किसी देश में प्रोडक्शन हो रहा है और उसी देश में वो बेच रहा है तो उस प्रोडक्ट के लिए उस मार्केट जो है वो नेशनल लेवल पे मार्केट है। और थर्ड है इंटरनेशनल का मार्केट। इंटरनेशनल का मीन तो आप इजी समझ जाओगे। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, एक चीज़ में वो कमोडिटी प्रोडक्शन हो रही है और दूसरे देश में वो बेच रही है। जैसे कि अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन का एक बोर्ड लगा है, वो आपको नहीं दिखेगा शायद, वो ब्लैक कलर ग्रीन कलर में है। वो बोर्ड इंडिया में तैयार होता है और इंडिया में ही बेचता है, तो वो जो प्रोडक्ट रहता है वो नेशनल मार्केट में आता है। अगर आप किसी बेकरी में वगैरह जाओगे और वहाँ से कुछ केक वगैरह खाओगे तो
लोकल मार्केट में तैयार होता है और लोकल मार्केट में बेचता है, तो वो किस में आएगा, लोकल में आएगा। अगर आपका जो मोबाइल है वो किसी चाइनीज या कोरियन या जापानीज कंपनी ने प्रिपेयर किया, तो मोबाइल नाम का जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है, इंटरनेशनल कैटेगरी में आता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पेरेंट्स का जो भी बिजनेस है उस बिजनेस में अगर कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे तो आपको उस प्रोडक्ट को 3 सेक्शन में कैटेगराइज करना है, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, आप धीरे धीरे समझ में आ जाओगे। अब अगर आप आपके अराउंड में देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लोकल में दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें नेशनल में दिखेगी और बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल में दिखेगी। इन केस अगर आपके पास चाइना मोबाइल है तो वो इंटरनेशनल में आएगा। अगर आप किसी बेड पे या सोफे पे बैठे हो तो वो यहाँ ही प्रिपेयर हुआ है, तो समटाइम्स वो लोकल में भी आ सकता है और नेशनल में भी आ सकता है। मार्केट का पहला क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है प्लेस से। ठीक है, नेक्स्ट जो आप टाइम आता है वो होता है काल से, मतलब टाइम। कुछ मार्केट्स होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जो टाइम में कैटेगराइज करते हैं, और कुछ मार्केट के बिजनेस ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम में। अब टाइम में देखिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए। उन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया। सबसे फर्स्ट कौन सा है, टाइम मतलब वेरी शॉर्ट टाइम, जिसे मराठी में अत्य अल्पकाळ बोलते हैं। उसके बाद शॉर्ट टाइम अल्पकाळ, लॉन्ग पीरियड दीर्घकाळ आणि वेरी लॉन्ग पीरियड अति दीर्घकाळ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इस 4 सेक्शन में कौन से बिजनेस आते हैं। अब देखिए, वेरी शॉर्ट पीरियड में कौन से बिजनेस आते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब 1 दिन से लेके 8 दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक। अब होता क्या है कि अब महाराष्ट्र में गणपति का उत्सव साजरा करते हैं हम लोग। पिछले 2 महीने पहले, 1 महीने पहले हमने किया था, गणेश जी आए थे। तो गणेश जी की जो मूर्ति सेलिंग का जो काम होता है वो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो वो मार्केट के किस सेक्शन में आएगा, वेरी शॉर्ट पीरियड में आएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, इसका मतलब 6 महीने या 7 महीने में। 6 महीने या 7 महीने में कौन सा आता है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, आपको कुछ नॉलेज है, तो महाराष्ट्र में या बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे फिशरी का बिजनेस किया जाता है, मत्स्य उत्पादन। और जिस किसी भी गांव में छोटी छोटी नदियाँ वगैरह होता है वहाँ तो किया ही जाता है, लेकिन अगर किसी गांव में नदी वगैरह नहीं है, थोड़ा सूखा है, तो वो वहाँ उस जगह पे क्या किया जाता है, खेत में एक बड़ा सा तालाब बनाया जाता है और वहाँ पे फिशरी का बिजनेस किया जाता है। फिशरी का जो बिजनेस है वो डिपेंड होता है कि उस फिश की लाइफ कितनी है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैक्सिमम ये बिजनेस 1 साल तक चलता है और कम से कम 6 महीने ये चलता है। तो जो फिशरी का बिजनेस है वो शॉर्ट पीरियड में आएगा। मैं समुंदर किनारे जो लोग मछली पकड़ते हैं उनसे रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग अपने खेत में तालाब कर वहाँ पे फिशरी का बिजनेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है लॉन्ग पीरियड। अब लॉन्ग पीरियड आता है 5 साल के लिए। अब कौन सा बिजनेस है जो सिर्फ 5 साल के लिए तैयार सेटअप किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। अगर आप मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज आपको है तो बहुत सारे ऐसे कार कंपनीज हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, मार्केट में अभी लास्ट 2 साल पहले जिसको कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था 2018 और 2019 में, मारुति सुजुकी की बलेनो कार। ठीक है, तो वो जो कार है उस कार का जो सेलिंग पीरियड होता है वो सिर्फ 5 साल के लिए होता है। उससे ज़्यादा समय तक वो कार सेल नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से लेकर 3 साल तक होता है। तो वो जो कार कंपनी जिस जगह पे वो प्लांट सेटअप करती है, तो वो प्लांट सेटअप का जो बिजनेस आता है वो आता है लॉन्ग पीरियड में 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के बाद जब उस कार की डिमांड मार्केट में बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उस प्लांट को रद्द किया जाता है, उस प्लांट को बंद किया जाता है। आपके पहचान में अगर बहुत सारे ऐसी कार्स है जो पहले बिकती थी, अभी इस लेवल पे उसका मैन्युफैक्चरिंग होना पूरा का पूरा बंद हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरी लॉन्ग पीरियड अति दीर्घकाल। अब वेरी लॉन्ग पीरियड अति दीर्घकाल में 5 ईयर्स से ज़्यादा समय तक, जो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है इंडिया में जो पिछले 60 से 70 साल से चलते आए, यानी या कि वो टैक्स फर्म हो या सुपरमार्केट हो, कौन सा भी बिजनेस हो, अगर वो 5 साल से ज़्यादा चलता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वेरी लॉन्ग पीरियड अति दीर्घकाल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो तीसरा क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है वो है कंपटीशन, स्पर्धा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एनालाइज और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, अब जो तीसरा टाइप इन्होंने दिया है कंपटीशन, स्पर्धा, उसमें दो रूल्स आते हैं। ठीक है, 2 यूनिट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। कौन से एक आता है, 2 टाइप्स में आता है, उसमें से एक है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण स्पर्धा, और सेकंड है अपूर्ण स्पर्धा, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है
पूर्ण स्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन। अब इससे रिलेटेड आपके बुक में क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो एक बार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चेक कीजिए आपके बुक में क्या दिया है। डेफिनेशन, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट is one in which the number of buyers and sellers is very large. All the buyers and sellers are engaged in buying and selling homogeneous product without any restrictions. इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा, मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स आपके बुक में चेक कीजिए, आपके बुक में इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। पूर्ण स्पर्धा हा असा बाजार आहे की ज्यात विक्रेते व ग्राहक असंख्य असतात। सर्व विक्रेते आणि ग्राहक कोणत्याही निर्बंधाशिवाय एक जिन्सी वस्तूची खरेदी विक्री करण्यास गुंतवलेले असतात। पूर्ण स्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं और मैक्सिमम सेलर्स एक जैसे ही चीज़ बेचा करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण स्पर्धा के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आपका वीकली मार्केट, करेक्ट, ज्याला मराठीमध्ये ज्याला भाजी मंडई म्हणतात किंवा आठवडी बाजार म्हणतात, जहाँ पे क्या होता है हर किसी गांव में एक डेज, सेपरेट डेज होता है। किसी जगह पे मंडे होता है, किसी जगह पे फ्राइडे होता है। मैं जहाँ पे क्लासेस लेता हूँ, जहाँ पे मेरा कोचिंग सेंटर है देगलूर में, वहाँ पे सैटरडे मार्केट होता है। मतलब हर शनिवार जो देगलूर से रिलेटेड जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं अराउंड 10 या 20 किलोमीटर्स, सारे के सारे लोग, सारे के सारे फार्मर्स देगलूर में आते हैं और वेजिटेबल्स वगैरह बेचते हैं और जो उनको चाहिए वो लेके जाते हैं। मतलब सारे के सारे लोगों का एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारा गिराक या बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है। तो ठीक है, तो वो जो मार्केट है वीकली मार्केट या भाजी मंडई जिसे हम वेजिटेबल मार्केट बोलते हैं, वो परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बेचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं और खरीदी करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्योर कंपटीशन, पूर्ण स्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन का एक बेस्ट एग्जांपल है भाजी मंडी या वेजिटेबल मार्केट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो मार्केट है ये किन 8 चीज़ों को मिलाकर ये प्योर कंपटीशन या पूर्ण स्पर्धा का मार्केट प्रिपेयर होता है, हम चेक करेंगे। अगर कोई मार्केट में फॉलोइंग 8 चीज़ें जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं वो होंगी तो वह मार्केट कहलाएगा पूर्ण स्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अदरवाइज नहीं। वो 8 चीज़ें कौन से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़ वहाँ पे बोला है लार्ज एंड स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। वीकली मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, इसलिए फर्स्ट क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या बोला है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जिनसी वस्तु। मार्केट में, वीकली मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही लोग एप्पल बेचते हैं, बहुत सारे लोग मैंगोज बेचते हैं, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल बेचते हैं, मतलब अराउंड मोस्ट ऑफ थिंग्स आर कॉमन, ठीक है। थर्ड होता है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। अगर उस मार्केट में कोई भी अपनी प्रोडक्ट बेच सकता है, कोई भी वहाँ से चला जा सकता है, तो वो प्योर कंपटीशन कहलाएगा। इसलिए वीकली मार्केट में कोई भी आ सकता है और अपने प्रोडक्ट बेच सकता है, तो थर्ड क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ होता है सिंगल प्राइस, एकच कीमत। मोस्ट ऑफ जगह पे जाओगे तो बहुत सारी जगह पे एक ही आपको प्राइस देखने को मिलेगी। हाँ, डिपेंड होता है, अगर उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी अच्छी है तो प्राइस ज़्यादा रहेगा, अगर क्वांटिटी सेम है तो दोनों ही सेलर्स एक ही प्राइस रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बाजाराचे संपूर्ण ज्ञान और वहाँ के लोगों को बिजनेस का पूरा नॉलेज होता है, कौन सी चीज़ किसको किस दाम में बेचनी है, क्या नहीं, वो उनको टोटल मालूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन घटकाची पूर्ण गतिशीलता। वहाँ पे सारे के सारे भूमि, श्रम, भांडवल, संयोजक, जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उनको पूरा का पूरा उनका प्रिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। लास्ट बोला है ऑब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाहतूक खर्चाचा अभाव। अब होता क्या है कि अगर प्योर कंपटीशन में अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो 2 किलोमीटर आगे जाओ या वहीं पे लो, सेम आपको प्राइस मिलेगी, तो आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए आपको खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि प्योर कंपटीशन है, सब जगह एक ही कीमत है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप नहीं। अब वो छोटे छोटे जो मार्केट्स होते हैं, वीकली मार्केट या भाजी मंडी हम जिसे बोलते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं होता है, कोई भी कभी भी आ सकता है, बेच सकता है, ठीक है। तो ये अगर ये 8 चीज़ें किसी मार्केट में होती है तो उस मार्केट को हमें बोला जाता है प्योर कंपटीशन, पूर्ण स्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछते होंगे कि सर इतने सारे सेलर्स है और इतने सारे बायर्स है, तो पता कैसे चलेगा कि परफेक्ट कंपटीशन में
प्राइस जो होता है उसका डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, पूर्ण स्पर्धेमध्ये वस्तूची किंमत निश्चिती कसं होतं है, ठीक है। वो एकदम आसान है, मैं आपको शॉर्ट इसमें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने आपकी मॉम के साथ कभी मार्केट में अगर आप परचेस करने के लिए गए भाजी बंडल वेजिटेबल्स वगैरह, तो आपको पता चलेगा अगर इंसान को पैसे कैसे सीखना है, ये अगर सीखना है तो उसको सीखना पड़ेगा उसके पापा से, लेकिन पैसे बचाने कैसे, बार्गेन कैसे करना है अगर सीखना है तो उसको सीखने पड़ेगा उसके मम्मी से, क्योंकि मम्मी से अच्छा बार्गेन कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो पूर्ण स्पर्धेत वस्तूची किंमत निश्चिती, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसे होता है मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। अगर आप कभी आपकी मम्मी के साथ शॉपिंग करने वगैरह चले गए, तो आपकी मम्मी अगर वेजिटेबल्स ले रही है और सामने दुकानदार उसको पूछा कि भैया सेब कैसे दे दिए, ये एप्पल्स कैसे दे दिए, वो बोलेगा बहन जी 500 रुपये किलो है, ठीक है। तो 500 रुपये किलो है, तो मम्मी बोलेगी भैया देना है तो 200 में दो, नहीं तो चले जाओ। तो आप आपके मम्मी की तरफ एकदम से देखते हो, मम्मी सीधा 500 से 200, उसके बाद वो बोलता है नहीं बहन जी कम नहीं होगा, कश्मीर का माल है, ये है वो है, नहीं भैया देना है तो दो, नहीं तो मैं आगे चले जाऊंगा, ऐसा मम्मी आपको बोलती है। उसके बाद वो क्या बोलता है, ठीक है बहन जी 400 रुपये दे दो। तब आपकी मम्मी क्या करती है, 250 रुपये कीमत करती है, फिर वो बोलता है 350 दे दो, फिर आपकी मम्मी क्या करती है 300 रुपये करती है। इसका मतलब वो जितनी प्राइस बताएगा उतनी प्राइस आपकी मम्मी नहीं देगी, वो थोड़ा बार्गेन करेगा, वो थोड़ी कीमत कम करेगा, आपकी मम्मी थोड़ा सा कीमत बढ़ाएगी और 300 पे आके वो जो प्रोडक्ट का सेल होता है वैसे ही परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है, एक आपको स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ को देखिए आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इससे रिलेटेड आपके बुक में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपके बुक में क्या बोला है चेक कीजिए, द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। पूर्ण स्पर्धेत वस्तूची किंमत निश्चिती, वस्तूची किंमत मागणी आणि पुरवठा यांच्या आंतर प्रक्रियेतून निश्चित होते, याला समतोल किंमत म्हणतात। इक्विलिब्रियम प्राइस, समतोल किंमत जो 300 रुपये थी वो इक्विलिब्रियम प्राइस थी। क्यों इक्विलिब्रियम प्राइस थी, क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप को बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक स्क्रीन के ऊपर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, वो डायग्राम को थोड़ा फोकस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट कॉलम में दिया है प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी कितना किलो था, क्या नहीं उसकी प्राइस दिया है। नेक्स्ट डिमांड इन केजीज, कितनी डिमांड थी, उसके बाद दिया है सप्लाई, और उसके बाद दिया है रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। इतना तो समझ में आएगा। हाँ, अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। डिमांड ऑफ लॉ, मागनीचा नियम क्या था, जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, जब भी किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड घटती है। ये डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड था, ठीक है। अब कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या था, पुरोडाचा नियम क्या होता, जब मार्केट में प्राइस बढ़ती है तब सप्लाई बढ़ता है, जब मार्केट में प्राइस कम होती है तब सप्लाई कम होता है। दोनों को भी लॉ यहाँ पे अप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप ये अप्लाई कौन सी जगह कब अप्लाई होता है आपको नहीं समझ में आएगा, तब तक इस चैप्टर का पढ़ने का मज़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, प्राइस नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा जाएंगे, क्योंकि अगर हम उल्टा जाएंगे तो हम जल्दी पहुँचेंगे और सबसे अच्छा तरीका होगा कि आपको ये सिखाने का, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले देखिए लास्ट में जब एप्पल की प्राइस 500 रुपीज़ पर केजी थी, करेक्ट, एप्पल की प्राइस 500 रुपीज़ पर केजी थी, तब उसके लिए डिमांड मार्केट में कितनी थी, सिर्फ 1000 किलो की डिमांड थी, क्योंकि एप्पल की एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है। कितना प्राइस बोला है, 500 केजीज, तो डिमांड कितनी थी, 1000 केजीज की डिमांड थी। अब आप एज अ कस्टमर के हिसाब से सोचोगे तो 500 रुपये बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड करने वाले कस्टमर्स कम करेंगे, क्योंकि 500 रुपये किलो कोई भी नहीं लेगा, इसलिए सिर्फ 1000 किलो की डिमांड थी। लेकिन अगर आप एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, 500 रुपये किलो में मेरे भाव रखा है, मैं बेचना चाहता हूँ, तो कितने कोई भी सेलर हो मैक्सिमम सप्लाई करने की कोशिश करेगा, लेकिन कस्टमर डिमांड करेंगे क्या, नहीं, यही सोचना है। एप्पल की प्राइस ज़्यादा है, कस्टमर डिमांड कम करेंगे, लेकिन सेलर सप्लाई ज़्यादा करने की तैयारी में होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब डिमांड कम आ रही है, क्योंकि प्राइस 500 रुपये है, सिर्फ 1000 की डिमांड आ रही है, इसलिए सेलर ने क्या किया, थोड़ी सी प्राइस कम कर दी।
सेलर ने क्या किया, थोड़ी सी प्राइस कम कर दी। सेलर ने क्या किया, 400 रुपये किलो बेचना स्टार्ट कर दिया। अब जो लोग पहले कीमत ज़्यादा थी इसलिए लेने से हिचकिचा रहे थे, अब वो क्या करेंगे, कीमत कम हो गई इसलिए लेना स्टार्ट करेंगे। जब कीमत 400 रुपये हो गई तो डिमांड कितने आने लगी, 2000 किलो की डिमांड आने लगेगी। लेकिन सेलर जो होता है वो क्या सोचता है, मैं दाम कम कर रहा हूँ लेकिन मैं ज़्यादा स्टॉक नहीं बेचूंगा, ज़्यादा सप्लाई नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ा ही सप्लाई करूँगा। जो सेलर 500 रुपये किलो में 5000 का सप्लाई कर रहा था, 500 रुपये किलो में 500 रुपये किलो में 5000 किलोस एप्पल सप्लाई कर रहा था, वही सेलर 400 किलोज में सप्लाई कम कर दिया, क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा इसलिए कम सप्लाई कर दिया। उसने कितने का सप्लाई कर दिया, 4000 का सप्लाई कर दिया। इतना तो समझ में आ रहा है। लास्ट जब उसने और थोड़ा प्राइस कम कर दी, सेलर ने 300 रुपये किलो कर दी, तो मार्केट में डिमांड कितनी आने लगेगी, 3000 की, और सप्लाई भी कितने का होगा, 3000 का। समझ में आ रहा है, मतलब जितना सामने वाले एक्सपेक्ट करेगा अगर आप उतना दे सकोगे तो उसी प्राइस की बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। उसी प्राइस को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस, समतोल कीमत। ऐसे ही पूर्ण स्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेट करा जाता है। जैसे कि मैंने आपको 1-2 मिनट पहले मम्मी का एग्जाम्पल बताया था आपको, ठीक है। जब मम्मी को पता था कि मैं 300 रुपये तक दे सकती हूँ, करेक्ट, उस एप्पल वाले को, लेकिन अगर डायरेक्टली 300 देना चाहा तो वो आदमी 500 रुपये से कम नहीं करेगा। इसलिए मम्मी ने कितने रुपए से स्टार्ट किया, 150 रुपये से स्टार्ट किया, उसके बाद 200 रुपये से स्टार्ट कर दिया। और उस एप्पल वाले को भी पता था कि ये जो आंटी है, ये आंटी 300 रुपये में नहीं आएगी, 300 रुपये में नहीं मानेगी, 300 रुपये देगी, 300 रुपये ही देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। तो उसने क्या किया, एक्चुअल प्राइस से थोड़ा ज़्यादा बता दिया। उसने स्टार्ट किया 500 रुपीज़ से, मम्मी ने स्टार्ट किया 200 रुपये से, फिर वो 400 रुपये में आया, 300, 250, उसके बाद 300 रुपये में जो प्रोडक्ट का सेल हुआ, परचेस सेल्स हुआ, उस प्राइस को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, समतोल कीमत। ऐसे ही पूर्ण स्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बाय प्रोफेशन अकाउंट का टीचर हूँ, लेकिन जितना मुझको हो सके मैं सिखा रहा हूँ, आप जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं कैसे इस चीज़ का मीन क्या होता है, एक्चुअल में मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और वो आप समझ में रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पढ़ाई हो रही है, आपको क्या करना है, इसका पूरा का पूरा मीन मैंने समझा दिया। तो आपको क्या काम करना है, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव मुझे देख रहे हैं, आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड बुक में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक बार पढ़ लेना है, सारा का सारा अच्छे से समझ लेना है, और टाइम लगा के ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं कैसे लिखूंगा इसके ऊपर फोकस करना है, और वो क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है। आंसर लिखने के बाद सेकंड काम आपको करना है कि जो आंसर आपने लिखा, खास तौर पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर आपने लिखा और जो आंसर आपके बुक में दिया है, उस दोनों आंसर को कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि इससे रिलेटेड बुक में क्या लिखा है और इससे रिलेटेड मैंने क्या लिखा है। कौन से ऐसे 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैंने भूल गया, तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसमें ऐड करना है। और नेक्स्ट टाइम जब आप लिखना चाहोगे तो जितना अच्छा हो सके आप उतना अच्छा सॉल्व करोगे, ठीक है। थ्योरी का सब्जेक्ट की पढ़ाई ऐसे करी जाती है, सबसे फर्स्ट जुगाड़ मेथड से वो समझा जाता है, समझने के बाद उससे रिलेटेड बुक्स में क्या दिया है वो एक बार पढ़ लिया जाता है, पढ़ने के बाद एक बार खुद के मन से लिखा जाता है, और उसके बाद दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद जो कुछ भी आपने मिसिंग था वो इसमें ऐड कीजिए और आपकी पढ़ाई यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अभी जो हमने डायग्राम देखा आपका दिखाया था वो था, लेट मी गिव मी 1 सेकेंड, परफेक्ट कंपटीशन का था, पूर्ण स्पर्धा से रिलेटेड था। अब कंपटीशन में 2 टाइप्स आते हैं, एक कौन सा आता है, पूर्ण स्पर्धा परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरा कौन सा आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण स्पर्धा। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। सबसे फर्स्ट कौन सा होता है, मोनोपोली, ऑलिगोपोली आणि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मतलब एकच विक्रेता, मक्तेदारी, अल्प अधिकार आणि मक्तेदारी युक्त। मोनोपोली म्हणजे मक्तेदारी, ऑलिगोपोली म्हणजे अल्प अधिकार आणि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन म्हणजे मक्तेदारी युक्त। तीनों ही अर्थ, तीनों का ही मीन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मक्तेदारी, मोनोपोली में एक ही सेलर होता है और बहुत सारे कस्टमर होते हैं, बस इसमें इतना ही है, एक ही सेलर और बहुत सारे कस्टमर। ऑलिगोपोली में क्या होता है, सेलर्स कम होते हैं कंपेयर टू सेलर्स
परचेसर्स ज़्यादा होते हैं, बायर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप मोबाइल का एग्जांपल ले लो, सीमेंट का एग्जांपल ले लो, हर कोई सीमेंट वगैरह मोबाइल नहीं बेचता, कुछ गिने चुने लोग ही हैं वो बेच सकते हैं। इसका मतलब आपकी दुकान नहीं है, सीमेंट का प्रोडक्शन कुछ कम ही लोग कर सकते हैं। और वो सपोज अंबुजा सीमेंट है, अगर अंबुजा सीमेंट अगर आप मानोगे सर हमारे घर में हमारे गांव में अंबुजा सीमेंट के 100 दुकान है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, इतने सारे दुकान है तो वो ओलिगोपोली में कैसे आएगा, वो परफेक्ट कंपटीशन में आना चाहिए। मेरे भाई बात सुन, अंबुजा सीमेंट का मैन्युफैक्चरर सिर्फ वो एक ही इंसान करता है। भारत में सीमेंट्स के कितने मैन्युफैक्चरर है, कितने सेलर है, गिने चुने, इन बिटवीन 500 से कम है, रजिस्टर्ड 500 से कम है। और देखिए किराना दुकान, ग्रोसरी शॉप इंडिया में कितना है, बहुत सारे ग्रोसरी शॉप है, करेक्ट। बहुत सारे ऐसे एफएमसीजी गुड्स वगैरह आते हैं जो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं आते हैं, वो आते हैं ओलिगोपोली में, ठीक है। सेलर्स लिमिटेड, बायर्स ज़्यादा, वो आएगा ओलिगोपोली में, ठीक है, अल्पाधिकार में। नेक्स्ट होता है मक्तेदारी युक्त। मक्तेदारी युक्त में क्या होता है कि कॉम्पिटिशन्स अमॉन्ग्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज नॉट बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब क्या होता है, जवळचा पर्याय असलेला परंतु पर्याय नसलेला। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जो सपोज अगर आप एक टाउन में रहते हो और आपका टाउन जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है तो बहुत सारे उस टाउन के ऐसे लोग होंगे जो आपके टाउन से या आपके सिटी से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते होंगे और वहाँ से सामान आके यहाँ बेचते होंगे। समझ में आ रहा है। लोकल टाउन में बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाते हैं और वही चीज़ आपके टाउन में आके बेचते हैं, तो वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत सारे इंडिया में दुकान ऐसे होते हैं जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। मक्तेदारी, मोनोपोली का मीन क्या होता है, एक ही सेलर। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, लिमिटेड सेलर्स मैक्सिमम कस्टमर्स। और मोनोपोलिस्टिक मक्तेदारी के युग में क्या होता है, अपने ही सिटी का कोई बिजनेसमैन जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाता है और डिस्ट्रिक्ट प्लेस से अपने टाउन में आके सामान बेचता है, तो किस में आएगा, मक्तेदारी युक्त, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस में आता है, जो जिसकी भी दुकान डिस्ट्रिक्ट प्लेस में आती है, वो क्या करेगा, कैपिटल प्लेस में जाएगा और वहाँ से सामान या डिस्ट्रिक्ट प्लेस में लाके छोटे छोटे कस्टमर्स को बेच देगा, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। उसमें से फर्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण स्पर्धेत वस्तूची किंमत निश्चिती। सेकंड है फीचर्स ऑफ मोनोपोली। सेकंड क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मोनोपोली, जिसमें आता है फीचर्स कौन से आते हैं, देखिए शॉर्ट में बताता हूँ आपको। सबसे फर्स्ट आता है सिंगल सेलर, एकच विक्रेता। मक्तेदारीमध्ये एकच विक्रेता असतो जो वस्तूची विक्री करत असतो। सेकंड है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, पर्याय वस्तूंचा अभाव। अब जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्केट में नहीं होता है, इसलिए वो मोनोपोली कर सकता है, एक ही सेलर बन सकता है ताकि वहाँ के लोगों को उसके प्रोडक्ट के अलावा कोई ऑप्शन ही ना हो। नेक्स्ट दे दिया है थर्ड बैरियर्स टू एंट्री, प्रवेशस निर्बंध। कोई भी इंसान वो प्रोडक्ट उसके अलावा वहाँ पे बेच नहीं सकता। जैसे कि एजेंसीज लाइन, एजेंसी लाइन में बहुत सारी चीज़ों की ऐसी एजेंसीज होती है जिसके पास भी एजेंसी हो वही सामान वो बेच सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं बेच सकता है, ठीक है। जैसे कि पार्ले की एजेंसी होती है बहुत सारे के पास, उसके बाद नेस्ले की एजेंसी होती है, किंडर जॉय की एजेंसी होती है, उनके अलावा दूसरा कोई भी नहीं बेच सकता, ठीक है। एजेंट एक ही होता है। नेक्स्ट दिया है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट। अब एक ही बेचने वाला है तो पूरा का पूरा मार्केट वही कंट्रोल करेगा, कितने रेट में बेचना है, क्या करना है, क्या नहीं, किसको कितना देना है, वही अकेला ही करेगा, दूसरा तीसरा कोई भी नहीं करेगा। नेक्स्ट होता है प्राइस मेकर। मैंने अभी बोला है अगर किसी कंपटीशन में किसी मार्केट में एक ही सेलर है तो अपनी मर्जी से वो प्राइस बेचेगा और जितना उसको चाहे उतना बेचेगा। अगर उस चीज़ को प्रोडक्ट आए, उस चीज़ को कोई कॉम्पिटिटर आए तो वो चीज़ उस मार्केट को हम मोनोपोली या मक्तेदारी में नहीं कन्वर्ट करेंगे, उसे हम करेंगे ओलिगोपोली में। सपोज मान के चलते हैं कि इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो मोबाइल का प्रोडक्शन करती है, तो यहाँ के लोगों को उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, उसी के पास से मोबाइल लेना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में वो जो मार्केट है वो मार्केट उस प्रोडक्ट के लिए मोनोपोली मार्केट है। समझ में आ रहा है, क्योंकि लोगों को दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो उस मार्केट में प्राइस मेकर भी वो होगा,
प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने वाला भी हो वो ही होगा और पूरे मार्केट में उसका ही कंट्रोल होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इंडिया में उस मोबाइल को कंपटीशन देने के लिए कोई और किसी इंसान ने मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में सेटअप कर दिया तो यहाँ का मार्केट उस मोबाइल फ़ोन के लिए मोनोपोली नहीं रहेगा, वो हो जाएगा ओलिगोपोली, क्योंकि 2 सेलर से कस्टमर्स ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया, ना वो मोनोपोली होगा ना वो ओलिगोपोली होगा, वो हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और बेचते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं गया तो परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण स्पर्धा में चले जाएगा, कंपलसरी चला जाएगा। ठीक है, लास्ट इसके इसमें बोला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर एक ही बेचने वाला हो सकता है तो वो किसी लोगों को 10,000 में मोबाइल बेचेगा, किसी लोगों में 12,000 में मोबाइल बेचेगा। इस लेवल पे अगर इस टाइम पे देखा जाए तो ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं है जिस चीज़ को कंपटीशन नहीं है। हर एक चीज़ को कंपटीशन हुआ है, मोबाइल्स में ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वर्ल्ड वाइड मोनोपोली चालू है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, जैसे कि सर्च इंजिन्स अगर हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अगर आप कुछ सर्च करना है तो वो कहाँ जाएगा, सीधा गूगल पे चला जाएगा। ठीक है, गूगल एक कंपनी का नाम है, एक प्रोडक्ट का नाम है। एक्चुअल में वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बोलते हैं सर्च इंजन। जैसे कि गूगल के ऑपोजिट में एक है डूडल, लेकिन लोग उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए गूगल की मोनोपोली चालू है। नेक्स्ट और 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी अभी मोनोपोली चालू है। जैसे कि सबसे उनमें फर्स्ट आता है, अगर हम देखना चाहें तो वो है फेसबुक, सेकेंड आता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स और लोग है इंस्टाग्राम, और थर्ड आता है 2 ही है, सबसे ज़्यादा 2 ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। माई मिस्टेक, फेसबुक, व्हाट्सएग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ये 3 ऐसे प्रोडक्ट है जो कि एक ही ओनर के, मार्क जुकरबर्ग, जिसकी अभी फिलहाल देखा जाए तो टोटल ओवरऑल जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनके दिन का 70 to 60% टाइम इन 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वेस्ट करते हैं। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस 3 कंपनी की मोनोपोली होगी, मार्क जुकरबर्ग की मोनोपोली होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर 100 में से 60 to 70% लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? 15 से 20% लोग गूगल पे पड़े रहते हैं और 15 से 20% लोग यूट्यूब पे पड़े रहते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ और आप भी हो। ठीक है, इतना ही है परफेक्ट कंपटीशन में, इतना ही है मोनोपोली में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें मैं रिवाइज कर लूँगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मार्केट्स मैंने बता दिया, उसमें कौन से आते हैं क्या नहीं, सारा का सारा डिस्कशंस हो गए। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कशंस करना हो गए। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम बताऊंगा, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम मैं आपको दिखाऊंगा। आपको उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बताना है, आपको उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बताना है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का मतलब सेम टू सेम, या तो ये नहीं तो ये, दोनों में से एक, इसका ऑपोजिट नहीं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैं चेक करूंगा कमेंट सेक्शन, अगर कुछ गलत आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये आंसर गलत है। ठीक है, सो कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो फर्स्ट आपको है जेमिनी कुकिंग ऑयल। तो इस जो ऑयल का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सा है? जेमिनी कुकिंग ऑयल का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मतलब जैसे कि अभी मान के चलते हैं फॉग का जो बॉडी स्प्रे होता है, उस फॉग के बॉडी स्प्रे को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सा है? सिंथॉल का बॉडी स्प्रे। समझ में आ रहा है? तो बस आपको एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, या तो ये नहीं तो इसका ऑप्शन ये, पर्यायी वस्तु। जेमिनी ऑयल का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सा होता है? किसी भी ऑयल ब्रांड का नाम बताओ तो बहुत सारे टीवी पे एड्स आते हैं। जेमिनी ऑयल, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स टीवी देखने वाले, मैक्सिमम आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट कोलगेट पेस्ट। कोलगेट पेस्ट को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सा है? कोलगेट पेस्ट को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, और कितने सारे पेस्ट है, नाम बता दो फास्ट। कमेंट सेक्शन में आपके नाम का डंका आना चाहिए, सबको पता चलना है यार ये बंदा है जो रेगुलर कमेंट करता है, सबसे फर्स्ट कमेंट करता है, ये लड़की है जो सबसे फर्स्ट कमेंट करती है। क्या चुप तुम ऑनलाइन इतनी रात बैठ के जो दूसरे लोग कमेंट कर रहे हो तुम देख रहे हो? कोलगेट पेस्ट के कितने ऑप्शंस हैं?
एक पेप्सोडेंट नाम की कंपनी है, करेक्ट। तो पेप्सोडेंट कंपनी नाम की जो कंपनी है उनकी ऐड आती थी बिफोर कोरोना, पास आओ ना, वो ऐसे ऐड आती थी। जब से कोरोना चालू हुआ उन्होंने ऐड बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि उनके ऐड पे बैन आया था। गवर्नमेंट सोशल डिस्टेंस के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, और तुम सुबह सुबह ऐड चला रहे हो पास आओ ना, इसलिए उन्होंने ऐड बैन किया है। तो पेप्सोडेंट की ऐड आना टीवी पे बंद हो गई है, ठीक है। यस, पेप्सोडेंट या क्लोजअप दोनों में से एक थी, माय बैड, पेप्सोडेंट या क्लोजअप। हाँ, नेक्स्ट प्रोडक्ट है रेड लेबल टी। अब रेड लेबल टी को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन सा होता है? कोई भी टी का ब्रांड होता है, तो टी का ब्रांड का नाम छाप दो। अपने घर में किचन में जाके देखो, माँ से पूछो हमारे घर में चाय पत्ती कौन सी है, माँ हमारे घर में चाय पत्ती कौन सी है, पूछो, माँ बता देगी। रेड लेबल टी, ताज़ा होले बोल के सुबह सुबह एडवर्टाइज आती है टीवी पे। रेड लेबल टी। अरे यार, टी को कॉफ़ी नहीं आएगा, कौन पागल है वो? टी को कॉफ़ी कैसे सब्स्टिट्यूट आएगा? कॉफ़ी को कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट होगा। और कोई आपके होटल में आए और आपको पूछे कॉफ़ी ले लो, तो आप उसे चाय दोगे क्या? नहीं, कॉफ़ी देना पड़ेगा, या तो ये ब्रांड नहीं तो ये ब्रांड। हाँ, नेक्स्ट ब्रू कॉफ़ी। ब्रू कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट ब्रांड, कितने सारे कॉफ़ी की कंपनी है। लॉकडाउन में अगर आप सोशल मीडिया पर रहते हो तो डलगोना कॉफ़ी नाम की एक वायरल ट्रेंड चालू हुआ था, जहाँ पे कॉफ़ी बनाने को एक 30 से 40 मिनट टाइम देके वो कॉफ़ी प्रिपेयर करना चालू था। चुप टाइम पास था, बाकी कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में उसकी टेस्ट बहुत ख़राब थी, बस ट्रेंड चालू है तो सबने करना स्टार्ट कर दिया। ब्रू कॉफ़ी को और में क्या होगा? ब्रू कॉफ़ी को और सब्स्टिट्यूट। अब जो नेक्स्ट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता हो जाए, कॉलेज के लड़के को, क्योंकि अब लड़के कॉमर्स के लड़के एक होता है हरामी, दूसरा महा हरामी, और तीसरे आते हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा कॉमर्स के लड़के, इंक्लूडिंग मी। आई एम ऑल्सो हरामी, हाँ, वन ऑफ टाइप बोल सकते हो, ठीक है। एक्टिवा स्कूटी को और में सब्स्टिट्यूट में क्या आता है? एक्टिवा स्कूटी। अपनी वाली के पास कौन सी है उस स्कूटी का नाम डाल दो। अगर उसके पास एक्टिवा है तो स्माइली कर सकते हो। एक्टिवा स्कूटी को और कौन सा है सब्स्टिट्यूट? दूसरी किसी स्कूटी का ही नाम लिखना पड़ेगा। अगर आपके क्लास में किसी लड़की के पास स्कूटी है तो उसके स्कूटी का नाम डाल दो, लेकिन नाम डालने से पहले एक बार वो ऑनलाइन है क्या चेक करो, नहीं तो फोन लगा कि वो आपको गाली देगी। एक्टिवा स्कूटी। कमेंट सेक्शन में बहुत एक से बढ़कर एक धुरंधर है, ऐसा एक से बढ़कर एक कमेंट फास्ट ऊपर जा रहा है। अरे पागल, बुलेट कैसे आएगा? हावले कह रहे बुलेट कैसे आएगा? बुलेट कैसे आएगा पागल? सब्स्टिट्यूट। हाँ, अगर मैं दूसरी कौन सी 4 स्ट्रोक बाइक बता देता तो उसको बुलेट आता था। ओके, दैट्स इट। आज के एग्जाम के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर के नीचे के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो इन्हें कुछ भी नहीं पूछे, क्योंकि सारे के सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। आपको क्या करना है, मोनोपोली कौन सा वर्ड है, ओलिगोपोली कौन सा वर्ड है, प्रोफेसर चेम्बरलिन ने एक बुक लिखी थी, वो कब लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है, ये जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको आपको हाईलाइट करके रखना है। और 2 मेन क्वेश्चन जिसको आपको भूलना नहीं है। फर्स्ट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन इन प्युअर कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण स्पर्धेत वस्तूची किंमत निश्चिती, ये एक सवाल। और फीचर्स ऑफ मोनोपोली, मक्तेदारीचे वैशिष्ट्य, ये एक सवाल आपको परफेक्ट कर लेना है, जितना हो सके उतना अच्छा कर लेना है। यही करोगे तो बहुत आगे जाओगे इस चैप्टर में। इतना ही, क्योंकि पूरा चैप्टर कितने पेजेस का है, 5 to 6 पेज का है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। एक दिन में चैप्टर, 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो सकता है। अगर पहले दिन आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन में जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया, तो दूसरे दिन कौन सा क्वेश्चन रहेगा, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। एक दिवस पूर्ण स्पर्धेत वस्तूची किंमत निश्चिती आणि दुसऱ्या दिवशी मक्तेदारीची वैशिष्ट्ये, हे 2च प्रश्न आहे। हे 2 सोडून तर दुसरं काही नाहीच आहे, करेक्ट। बस आजच्या व्हिडिओसाठी एवढंच. धन्यवाद तुमच्या सगळ्यांचं. तुमच्यामुळं आज आपल्या टोटल जे 28 दिवसाचं चॅम्पियनशिप होतं, 28 दिवसाचं जे आपलं चॅलेंज होतं त्यातले 14 दिवस झालेले आहेत.
सॉरी 29 दिवसाचं चॅलेंज होतं. 14 दिवस ऑलमोस्ट कंप्लीट झालेले आहेत. बस आणखी फक्त 15 दिवस आहेत. असंच सपोर्ट करा. प्रत्येक व्हिडिओ खाली कमेंट करा. तुमचा पण फायदा होईल आणि माझा पण फायदा होईल. आजच्या व्हिडिओसाठी एवढंच. जाता जाता व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. उद्याच्या व्हिडिओमध्ये भेटूयात करेक्ट उद्या रात्री 11 वाजता. तोपर्यंत स्टे कनेक्टेड.